चले चैप्टर 11 इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम क्लास 12 एमपी बोर्ड। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, बहुत ही आसान चैप्टर। ठीक, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जिस तरीके से हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम वैसा ही है। ठीक है, इलास्टिसिटी सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या बताती है भाई? ये बताती है कि कितना परसेंट यदि हम सप्लाई में चेंज करेंगे, सॉरी उसकी प्राइस में चेंज करेंगे गुड्स की, तो सप्लाई में कितना परसेंट का चेंजेस आएगा। लॉ ऑफ सप्लाई सप्लाई की डायरेक्शन दिखाता है कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। राइट, डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्शन दिखाता है कि किस दिशा में जाने वाला है। राइट, बट उसकी क्वांटिटी नहीं बताता कि कितनी क्वांटिटी से चेंजेस आएगा। ये क्वांटिटी चेंजेस कौन बताता है? तो सप्लाई इलास्टिसिटी क्या बताती है? क्वांटिटी बताती है कि कितनी क्वांटिटी से चेंज होगा, मतलब परसेंटेज। राइट, और उसी परसेंटेज से आप क्या निकाल सकते हो? क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान है, जैसे कि हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था। क्योंकि हम डिमांड चैप्टर में इलास्टिसिटी को समझ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं देंगे इस पर। ठीक है, आप इसको थ्योरी को यहाँ पर मीनिंग को पढ़ोगे, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये लास्ट लाइन देखो, डिग्री ऑफ चेंजेस, ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ चेंजेस को शो करता है। प्राइस में कितना चेंजेस हुआ, उसका क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ ये बताएगा। ठीक, जिसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ चेंजेस। नीचे डेफिनेशन दी गई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। उसकी खुद की प्राइस चेंज होने पर उसकी सप्लाई में क्या कितना अमाउंट है ना, क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आएगा। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इजी है इसको मेजर करने का। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, मतलब जितनी सप्लाई में चेंजेस क्वांटिटी में चेंजेस आया, ठीक, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शॉर्टकट इसका ये बन जाता है जो नीचे लिखा हुआ है। देखो डेल क्यू का मतलब होता है चेंज इन। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, डिवाइड कर दो आप जितनी क्वांटिटी शुरू में थी, पहली क्वांटिटी से डिवाइड कर दो जहां पर हम आए हैं, है ना, जितना चेंज हुआ है, इनटू कर दो पहली वाली प्राइस और जितना प्राइस में बदलाव आया है। ये आप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या निकाल लोगे? आप ये कर लोगे, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वो कर लोगे। मतलब आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूले में तो क्या लिखा है? परसेंटेज निकालो इसका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का, फिर परसेंटेज निकालो चेंज इन प्राइस का। तो वो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करना, सिंपल सा ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है आप उसको यूज कर सकते हो। एमसीक्यूज में कई बार फॉर्मूलों को पूछा जाता है कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, तो कभी तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक, चेंज इन की जगह वो प्रोपोर्शनेट भी लिख सकते हैं। देखो नीचे नोट में लिखा हुआ है कि परसेंटेज प्रोपोर्शनेट एक ही बात होगी बेटा, है ना, तो प्रोपोर्शनेट लिख देंगे, या फिर वो याला सूत्र लिख देंगे, ये नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, या फिर उसके और वाला लिख देंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम आते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। जिस तरीके से हमने डिमांड में डिग्री देखी थी, है ना, इलास्टिसिटी 0, इलास्टिसिटी मोर देन 1, लेस देन 1, इंफिनिटी, है ना, वो सारा यहां पर है। अब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अब समझो इन इलास्टिक का मतलब जिसका, जैसे हम इलास्टिक देखते हैं ना नॉर्मली, हमें ना, इन इलास्टिक का मतलब हुआ जो मुड़ नहीं रहा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो क्या हो गया? इन इलास्टिक। मतलब सर सिंपल सी बात है, यदि प्राइस में कोई भी बदलाव आ जाए पर सप्लाई बदलने को तैयार नहीं है, सप्लाई फिक्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक। ठीक, देखो ग्राफ इसका
इसका ग्राफ भी बहुत इजी है। सप्लाई फिक्स है 50 क्वांटिटी, आप उसकी प्राइस कुछ भी कर लो, कम कर लो, बढ़ा लो, सही कर लो, सप्लाई फिक्स हो गई। कहां पर ऐसी होती है सप्लाई भाई? एंटिक पीस जो पुरानी चीजें होते हैं, उसका तुम प्राइस कुछ भी कर लो, सप्लाई वही है। एक सिक्का है तो वो एक ही सिक्का है, तभी तो उसकी कीमत है, तभी तो वो एंटिक है ना। और ये कहां पर होता है? ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर भी एप्लीकेबल होता है। भाई जितना प्याज इस साल एक किसान ने बोया है, उगाया है, उत्पादन करा है, अब प्राइस कितना भी हो जाए, क्या वो तुरंत उसमें उत्पादन कर सकता है क्या? चेंजेस, वो जितना है उतना ही सप्लाई होगा, राइट। तो ये वहां पर परफेक्टली इनइलास्टिक आ जाता है, पर सभी केस में नहीं, एग्रीकल्चर के सभी प्रोडक्ट में नहीं। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं सिर्फ कि भाई प्याज का मान लो उस एक किसान के पास में 300 टन का माल है, 300 टन है, तो 300 टन ही माल रहेगा, सॉरी क्विंटल, 300 टन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्विंटल है ना। अब प्याज का रेट 2000 नहीं 5000 भी हो जाए, क्या वो सप्लाई बढ़ा पाएगा? उसका उतना ही प्रोडक्शन हुआ है, एकदम से सप्लाई तो कर नहीं सकता वो, 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, राइट। अब यहाँ जाओ परफेक्टली इलास्टिक, ये कैसा है? अच्छा, ये जो अगर ने पढ़ा इसको बढ़ेंगे ES, ये ऊपर लिखा हुआ है ना परफेक्टली इन इलास्टिक के पास में E लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और वो कॉमा है, वो कॉमा नहीं एस है, वो उसको क्या बढ़ेंगे? ES, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इन इलास्टिक के लिए क्या हो जाता है? 0। ये एमसीक्यूज है ना, पूरा एमसीक्यूज है, इस तरह से पूछा जाता है कि भाई इन इलास्टिक सप्लाई को रिप्रेजेंट करेंगे ES इज इक्वल टू 0, ES इज इक्वल टू 1, तो आपको सही चुनना है, ठीक है ना। नीचे क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इतना इलास्टिक कि इससे ज्यादा इलास्टिक कुछ हो ही नहीं सकती वाली चीज, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। आप प्राइस चेंज करो या मत करो, आप जितनी मांगोगे हम उतनी दे देंगे, मतलब हम एनी सप्लाई कर सकते हैं, एनी अमाउंट ऑफ सप्लाई, राइट। वो क्या होती है? परफेक्टली इलास्टिक। तो हम इसको क्या मानते हैं कि भाई प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, ये शेड्यूल देख रहे हो, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, 10 10 10, और सप्लाई एनी कुछ भी हो सकती है। तो इसका ग्राफ भी क्लियर है ना कि भाई प्राइस तो P है 10 है, और सप्लाई कुछ भी हो सकती है, इसको बोलेंगे इंफिनिटी, ठीक है। यूनिट इलास्टिक मतलब जितना चेंजेस, जितना परसेंट का चेंजेस प्राइस में आएगा, सेम उतना ही चेंजेस किस में आएगा? उसकी क्वांटिटी सप्लाई में आएगा। तो हम कहेंगे ये क्या है? यूनिट। ये देखो ग्राफ बहुत सही तरीके से समझाया गया है ना, मैंने मेहनत करी इसमें। अरे ये ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये डेल ढूंढना पड़ता पहले तो कि डेल कहाँ गया, फिर ये परसेंटेज चेंजेस। तो ये देखो ये वही लिखा है कि प्राइस में कितना 100% का चेंज आया। सर ये कैसे निकालते हैं? अरे मैंने समझाया हुआ है, देखो प्राइस 5 थी, 5 से कितना हुआ 10, कितने परसेंट का चेंज, कितना चेंज आया? 5 रुपीज का चेंज आया। और पहले प्राइस कितनी थी? 5 से कितना चेंज आया? 5 का, मतलब जस्ट डबल हो गया ना, मतलब 100% का चेंजेस आया, ठीक। इधर क्वांटिटी 50 से कितनी हो गई? 100 है ना, तो 50 से 100 हुई, जस्ट डबल हुई, मतलब 100% का चेंजेस आया। एक बार बोर्ड पे बता दूं क्या कि कैसे चेंजेस निकालते हैं? बोलो, निकाल सकते हो ना भाई? इसको अपने वाले फॉर्मूले में रख के देखना कि चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 5 रुपीज डिवाइडेड बाय, देखो ये ऊपर फॉर्मूले बोलो, डिवाइडेड बाय अपन क्या कर देंगे, नहीं सॉरी, चेंज इन प्राइस कितना हुआ? 5 रुपीज, ये नीचे लिखना है, और ऊपर कितना लिख देंगे? 5, जो पहली कीमत थी, ठीक। ऐसे ही क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस, क्वांटिटी सप्लाई कितनी हुई? 50, और पहली क्वांटिटी कितनी थी? 50 थी। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 100 आएगा, 1 आएगा एक्चुअल में, है ना, और 1 का मतलब यहाँ होगा 100, ठीक है। तो बराबर का चेंजेस है, इसलिए ये क्या है? यूनिटरी 1 है। क्लियर? आगे बढ़े।
देखो हमने डिमांड वाले ऐसे चैप्टर में इसलिए टाइम दिया था बेटा, यहाँ ज्यादा हम रीड करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। इन इलास्टिक या लेस देन यूनिटरी यूनिट या यूनिटरी वन, तो एक से कम कब होगा, देखो ग्राफ देख के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्राइस में जितना चेंजेस आया है उससे कम चेंजेस किस में आ रहा है, क्वांटिटी में। दिख रहा है ना, 100 प्राइस में चेंज हुआ 100% का, तो इसमें 50% का चेंजेस मिला, ये क्या हुआ, लेस देन 1, ठीक है। और अब यहां पर आप आ जाओ, इलास्टिसिटी आर मोर देन 1, राइट। इसमें क्या होगा, जितना भी प्राइस में चेंजेस आया है उससे ज्यादा का चेंजेस आपको काय में मिलेगा, क्वांटिटी सप्लाई में, ठीक है, कंप्लीट। अब यहां पर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब भैया किस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी होगी, यूनिटरी वन होगी, मोर देन होगी, इन इलास्टिक होगी, है ना, परफेक्टली इलास्टिक होगी, क्या होगी, वो किन बातों पर डिपेंड करता है, तो साहब वो इन बातों पर डिपेंड करता है। बहुत ही ज्यादा आईएमपी है ना, सीधे सीधे 4-5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखो आईएमपी वही है जो पॉइंट में है ना, आंसर जिसके आंसर पॉइंट में आते हैं ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपी बोर्ड में। मतलब मैं तो आपको वो मेन फंडे बता रहा हूँ जिस हिसाब से ये लोग आईएमपी मतलब पेपर्स निकालते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ इनपुट यूज्ड, भाई सिंपल सी बात है, कोई कोई प्रोडक्ट की सप्लाई इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसका जो उसमें जो इनपुट हम लगा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, ठीक है। द elasticity of supply depend on the nature of input used for the production of commodity। यदि आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसके जो रॉ मटेरियल जिसका बहुत रेयर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, या गवर्नमेंट ने उसकी क्वांटिटी फिक्स कर रखी है कि आपको इतना ही सप्लाई होगा, रॉ मटेरियल का डिसाइड कर रखा है कि आपको ये इतना ही मिलेगा, तो क्या उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, इच्छा के अनुसार हो सकता है, नहीं। कई बार आप देखते हो अपने एरिया में कपास का एक स्पेशल बीज है, कौन सा बीज आता है वो, उसकी बहुत डिमांड होती है, बीटी करके कुछ बोलते हैं शायद, एक स्पेशल कैटेगरी है कपास के बीज की, है ना, वो बहुत अच्छा उत्पादन देता है। तो मैंने देखा हुआ है, आज से 10 साल पहले की बात है ना, तुमको तो तुमने क्या देखा होगा मैंने देखा हुआ, मुझे याद है, मैं शायद 9th या 10th में होऊंगा, मालूम है उस कपास के बीज को लेने के लिए मतलब पूरा ऐसा, मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट में सिर्फ वही चल रहा है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, तो मार्केट में सिर्फ वही चल रहा था। लोग उन बीज की दुकान के बाहर ऐसे लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, 500-600 रुपए का बीज का पैकेट 3-3 हजार रुपए में, 4-4 हजार रुपए में जा रहा था ब्लैक में। तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भैया इतने एकड़ वाली जमीन है आपके पास तो आपको इतने ही पैकेट मिलेंगे, और इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेंगे, भले से तुम्हारे पास में 200 एकड़ है, 5 पैकेट से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब उसके पास 200 एकड़ जमीन है, पर वो क्या पूरी जमीन पर कपास लगा पाएगा, क्यों, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो तो फिक्स हो गया। हाँ देखो लगाना है तो दूसरा और कोई ऐसी कंपनी का लगा लो, पर वो वाला कपास तो नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, नेचर पर डिपेंड करेगा, इनपुट के नेचर। जैसे कि लकड़ी के सागौन लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजे, अब लकड़ी, सागौन की लकड़ी क्या ऐसे ही आ जाएगी, उसको उस भाई फर्नीचर बनाने के लिए सागौन की लकड़ी चाहिए, और सागौन की लकड़ी बनने में टाइम लगेगा, तो रॉ मटेरियल पर डिपेंड करेगा ना, राइट। चलिए, इफ द कमोडिटी अवेलेबल, सॉरी इफ कॉमनली अवेलेबल, मतलब इनपुट आराम से अवेलेबल है, तो क्या होगा, सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक होगी, आराम से उसकी कम ज्यादा हो सकती है, राइट। बट जब वो क्या होता है, स्केयरली, मतलब कि कम होता है, राइट, रियरली जिसको हम बोलते हैं, कॉमन शब्द हमारा, तो वो
क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। सप्लाई में चेंजेस आएगा ही नहीं, चाहे रेट में कुछ भी कर लो आप, सप्लाई में चेंज नहीं आएगा, मतलब इनइलास्टिक हो गया। क्लियर? रिस्क टेकिंग, यदि एंटरप्रेन्योर यदि ये लेके चलता है कि भाई मैं तो कम रेट पर भी ज्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार हूं, तो भैया यहाँ पर तो पूरा गणित ही बदल जाएगा, है ना। तो उसी हिसाब से लिखा है, इफ एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक रिस्क द सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। तो वो किसी भी कीमत पर उसको रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द एंटरप्रेन्योर आर रिलुक्टेंट टू टेक रिस्क, मतलब वो रिस्क लेने में क्या है, निष्क्रिय है ना, ज्यादा वो नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, भैया अपन तो बिल्कुल सेफ चलेंगे, बिल्कुल जरा सी रिस्क नहीं लेने का अपने को, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति की जो भी प्रोडक्ट करेगा वो क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। नेचर ऑफ कमोडिटी, अब ये कहां पर आ गया, नेचर ऑफ कमोडिटी, वो इनपुट की नेचर था, अब ये किसकी है, उस खुद प्रोडक्ट की नेचर। तो फिर से हम वहीं पर एग्जांपल लेंगे, किसका, वुडन का, है ना, सागौन की लकड़ी का। अब हम खुद उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी भैया सप्लाई कैसी होगी, यदि रियर प्रोडक्शन है तो वो कैसा होगा, इनइलास्टिक होगा, ठीक है। पेरिसेबल गुड्स, यदि गुड्स ऐसे हैं जो कि क्या है, नष्ट होने वाले हैं, पेरिसेबल, तो वो होंगे लेस इलास्टिक, कम इलास्टिसिटी होगी पर कम होगी। और ड्यूरेबल की इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी पेरिसेबल गुड्स की तुलना में। ये कंपैरिजन है, कौन किसकी तुलना में कम ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा इलास्टिक होंगे कंपेयर टू पेरिसेबल गुड्स। टाइम फैक्टर है, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो खराब नहीं होते, जैसे मोबाइल, टीवी, फर्नीचर, राइट, जो नष्ट नहीं होते, जिनकी प्रकृति ऑटोमेटिक नष्ट होने की नहीं है। सब्जी की प्रकृति ऐसी है, नेचर ऐसा है कि सब्जी को आप छोड़ दो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं पेरिसेबल। अब आप मोबाइल को ऐसे रख दोगे तो खराब हो जाएगा क्या, नहीं होगा। वो नोकिया के अभी भी रखे हुए घर में, तुम यूज नहीं कर रहे हो, बाकी वो तो चालू है बेचारा, वो बोलता चालू तो कर दो, टेबल डेस्क में अंदर रखा हुआ है, ड्रॉयर में, वो आवाज लगाता है अंदर से, अरे कभी मुझे तो यूज कर लो, और अपन करते हैं क्या, बाकी चालू बंदा, ठीक है। आगे टाइम फैक्टर, तो भैया जिस चीज को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता उसकी सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक होगी, जिसमें टाइम लगता है इनइलास्टिक होगी। लीकर वाला एग्जांपल याद है, मैंने दिया था तुम लोगों को, है ना, कि लीकर बनने में हाँ टाइम लगेगा, तो भैया उसकी सप्लाई उस हिसाब से ही लेट होगी। वुडन के जो सप्लाई होगी वुडन लकड़ी की, उसमें भी ऐसा ही टाइम होगा, ठीक है। चलिए, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अब यहां पर फिर से वही बात आ रही, यदि टेक्निक कैसी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, कठिन है, उसको बनाना इतना आसान नहीं है कि भैया बस ये काटा पीटा और ये बना दिया, है ना, सब्जी बनाने जैसा नहीं है घर की, है ना, बहुत सी चीजें उसमें रिक्वायरमेंट लगती है। तो ऐसी चीजों की सप्लाई लेस इलास्टिक होगी बजाय ऐसी कमोडिटी की जिनमें उसका प्रोडक्शन टेक्निक क्या हो, इजी। आपने अपने आंख पर महेश्वर की साड़ियां सुनी होगी, वो हाथ से बनती है, मतलब मशीनों का उपयोग होता है बट वो मैनुअल मशीन होती है, हाथ से चलाना पड़ता है उन मशीनों को, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाथ से बनती है। और अहमदाबाद, गुजरात, सूरत में क्या होता है, बड़ी बड़ी चाइना की मशीनें लगी हुई है, 100 मीटर तो एक एक घंटे में निकाल देती है, राइट। तो जो सूरत में जो साड़ियां बन रही है वो इलास्टिसिटी उसकी हाई होगी बजाय हमारे जो महेश्वर में जो हाथ से बन रही है साड़ी, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, एक एक चीज को धीरे धीरे बना रहे हैं। अभी बंगाल की भी साड़ी आती है ना, अभी न्यूज में चल रहा है, वो बंगाल वालों, साड़ी बनाने वालों के पास भी न्यूज वाले पहुंच गए, बताओ क्या चाहते हो, उनको ही नहीं मालूम कि क्या चाहते हो, है ना। हम तो चाहते हैं कि ये हो जाए बस। तो उनकी जो प्रोडक्ट की सप्लाई की इलास्टिसिटी कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी, क्योंकि उसमें बनने में टाइम लगता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
elasticity of supply is also influenced by the cost of production. Supply will be less elastic in case increase in production causes a substitutional increase in cost of production and vice versa. तो और सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इलास्टिसिटी ऐसी होगी, यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज की ज्यादा है, हाई है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। नहीं, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि कम होगा तो इलास्टिसिटी उसकी लेस इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। भाई इलास्टिसिटी को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मेजर करना उसको, तो यहाँ पर दो मेथड है। हमने डिमांड में 3 मेथड देखी थी, एक तीसरी मेथड थी टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड वही है जिसको हमने अभी सप्लाई को समझते हुए देखा था, राइट। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसका एक इलस्ट्रेशन भी यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है मैंने नोट्स में, आप इसको रीड करके देख लेना। ठीक है ना, ये नोट्स में मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि कितना कितना चेंजेस आ रहा है ना, एग्जांपल बनाया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख लेना। ये हुआ कौन सा, परसेंटेज मेथड। तो इसमें याद रखना कि परसेंटेज मेथड में उसको आपको बताना पड़ेगा। यदि पार्ट नंबर में उसने पूछ लिया तो क्या समझाओगे, आप उसको ये समझाओगे कि भैया इस फॉर्मूले से यदि आंसर 1 आता है तो वो इलास्टिसिटी 1 होगा। उसमें आपको बताना पड़ेगा उसको कुछ एग्जांपल लेके। तो एग्जांपल आप वही लेना जो हमने ऊपर ये डिग्री देखते वक्त करा था, पेज नंबर 2 और 1 पर हमने जो देखे थे। आ जाओ बेटा फटाफट, ये उसको ये समझाना पड़ेगा कि भाई परफेक्टली इनइलास्टिक कैसे निकलेगा। तो आप क्या करना, प्राइस को चेंज करना 5 से 10, पर क्वांटिटी को चेंज मत करना। फिर उस फॉर्मूले में उसको रख के बताना कि देखो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया, तो ये क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, और आंसर 0 आ रहा है इसलिए ये क्या है, इन परफेक्टली इनइलास्टिक है। फिर क्या करोगे, परफेक्टली इलास्टिक के लिए आप बताओगे कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है और क्वांटिटी में इतना % का चेंज आया। जब हमने इसको डिवाइड करा तो अनंत समय तक वो 0 से डिवाइड होता रहेगा, राइट, है ना, इंफिनिटी वॉर, एवेंजर, राइट, अनंत, है ना। फिर इसमें आप देखोगे कि 5 इलास्टिसिटी 1 में आप उसको बताना है, ये यहाँ पर मैंने कर रखे हैं ना, कि यहाँ पर चेंजेस कितना आया, प्राइस में 100% का चेंजेस आया, तो क्वांटिटी में भी 100% का आया, तो आंसर 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिटरी 1। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। ध्यान रखो मैंने नोट्स में वो नहीं दिया है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उनको ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है, और क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड, तो ये भी बहुत आसान है। आप देखो सिचुएशन 1, यदि एस कहां से निकलता है, ओरिजिन से निकलता है, तो इलास्टिसिटी 1 होगी। ठीक, यदि एस कहां से निकल रहा है, वाई से निकल रहा है, तो इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी। और यदि एस एक्स से निकल रहा है तो क्या होगी, लेस देन। अब इन्हीं सिचुएशन को आप, हमने जो ऊपर जो ग्राफ देखे ना, फिर से चेक करो, वहां पर आ जाओ। ये भाई दो तो चेक नहीं होंगे, परफेक्टली इलास्टिक और इनइलास्टिक, ये तो अलग ही सिंपल से, ये तो वैसे ही मालूम पड़ रहे हैं। चेक करने के लिए आपको यूनिटरी 1 देखना पड़ेगा। देखो यूनिटरी 1 ओ से निकल रहा है ना, अरे थोड़ा सा गड़बड़ है, वो बहुत मेहनत लगी मेरे को उसको वहां तक मैच करने में, वो उतना सा पॉइंट खसक ही नहीं रहा था मेरे से, तो समझो कि वो ओसे ही निकल रहा है। ठीक है, अब ये देखो कहां से निकल रहा है, एक्स के पास से निकल रहा है ना। टच नहीं करना है उसको, टच नहीं करना है, क्योंकि टच नहीं कर सकते, क्योंकि बिना टच करने का मतलब क्या होगा मालूम है, प्राइस 0। तो प्राइस 0 पे सप्लाई का कोई महत्व है क्या, नहीं, टच नहीं करना है। वो बस आपको बताया गया है कि एक्स की तरफ ये यदि इसको बढ़ाएंगे तो ऐसा डॉट डॉट करते लाएंगे तो एक्स की तरफ से निकलता हुआ है, तो एक्स की तरफ से निकलता हुआ है, इसलिए ये क्या है, लेस देन 1। फिर देखोगे अगला वो किधर से निकल रहा है, देखो वाई की तरफ टच करेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मेथड में आप
सिर्फ ग्राफ को देख के बता सकते हो कि इसकी इलास्टिसिटी कितनी है। यदि y की तरफ से वो निकल रहा है तो बोलना मोर देन 1 है, यदि वो x की तरफ से निकल रहा है तो लेस देन 1 है, और O से निकल रहा है तो क्या है 1 है। और बाकी तो इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक इनइलास्टिक को तो आप पहचान ही जाओगे। ठीक है, ये तीनों सिचुएशन कंप्लीट। आखिरी में आपको मैंने यहाँ पर एक पूरी समरी दे रखी है, इस समरी को जरूर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यूज इसमें से बनेंगे 5। मालूम है, ये जो डिटेल लिखी हुई है ना, ये बनेगा क्वेश्चन ऐसा, देखो सप्लाई चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन प्राइस, तो या फिर वो कैसा बन जाएगा कि परफेक्टली इलास्टिक में होता है, ऑप्शन दे देगा वो, तो उसमें से एक ऑप्शन क्या दिखेगा आपको, चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू 0, तो उसका आंसर ये होगा। समझ में आई बात? एमसीक्यूज कैसे बनेगा, वो बोल देगा परफेक्टली इन इलास्टिक का ये, एंड मतलब ऑप्शन दे देगा ये, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू 0, या फिर वो ये दे देगा, क्या ये फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा पहचानो कि कौन सी इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये पूरे 5 पॉइंट में से वो कुछ भी इधर से क्वेश्चन बना सकता है, आंसर इधर का दे सकता है, आंसर क्वेश्चन इधर का बना सकता है, आंसर इधर का बना सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, बिल्कुल बेटे। तो चैप्टर नंबर जो 12 है, ये जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, है ना, चैप्टर नंबर 12 जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसमें से ये जो फर्स्ट पार्ट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, 2021 के लिए वो हट चुका है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट 2021 में एग्जाम के लिए ये टॉपिक हट चुका है। अब इसमें से केवल बचता है प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट। तो देखो प्राइस डिटर्मिनेशन में ये इस चैप्टर में मैंने अलग से नोट्स तो बना लिए थे, मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके थे, तो ये आ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये चैप्टर को मैंने डायरेक्टली ऐड करके एक नया चैप्टर बना दिया है ना, जो कि नोट्स बनाए हैं, और वो चैप्टर 12, 13 एंड 14 का एक मिक्स है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है ना, सिलेबस रिडक्शन के कारण इसमें कुछ खास चीजें ही बची हैं, और उन सबको मैंने एक ही नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, एक ही चैप्टर बना दिया 12, 13, 14। ठीक है, तो ये इसमें आ गया। देखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन का जो इस साल के सिलेबस में वो आ चुका है। फिर इसमें इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई जो कि चैप्टर 13 है, और फिर है चैप्टर नंबर 14 सप्लाई सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये तीनों चैप्टर यहाँ पर करीबन मेरे ख्याल से 5 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बट इसमें एक भी चीज छोड़ने लायक नहीं है। और इसमें एक और चीज है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा। ठीक है, तो अब आपका जो नए वीडियो की हेडिंग आएगी वो ऐसी ही आएगी, चैप्टर 12, 13, 14 पार्ट 1 तीनों का एक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की। चलिए, तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।